नमस्कार। किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं रानी नागफनी की कहानी की 15वीं और आखिरी कड़ी। होना शादी और रहना सुख से सबका। इधर महल में नागफनी का श्रृंगार होने लगा। उपटन से स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। नागफनी ने करेलामुखी से कहा, सखी, एक बात तो बता, मेरे भूतपूर्व प्रेमियों ने जो कपड़े और आभूषण दिए हैं उनका क्या करूं? क्या उन्हें वापस कर दूं? करेलामुखी ने कहा, नहीं राजकुमारी, इतनी कठोर न बनो। इससे उन बेचारों का हृदय फट जाएगा। इनको अपने साथ ले जाओ। नागफनी ने कहा, पर वे यानी अस्तभान, पर वे क्या सोचेंगे? प्रेमियों के उपहार ससुराल ले जाना क्या अच्छा है? करेलामुखी ने कहा, कुमार बहुत उदार विचारों के हैं। वे स्वयं प्रेम कर चुके हैं और उनके दिए वस्त्र आभूषण कई कुल वधुएं पहन रही हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारा स्वभाव बहुत प्रेम पूर्ण है। जब तुम विवाह के पूर्व प्रेम कर चुकी हो तो विवाह के बाद तुम पति को बहुत प्रेम करोगी ही। नागफनी ने वे वस्त्र आभूषण भी पेटियों में रखवा लिए। सखियां इकट्ठी हो गईं और मंगल गान होने लगे। नागफनी और करेलामुखी गले मिलकर सावन भादों के रूप रोने लगी। नागफनी ने कहा, सखी, तुझे छोड़ते हुए मेरा हृदय फटा जा रहा है। यदि अपने पति के आचरण पर मुझे विश्वास होता तो मैं तुझे अपने साथ ले चलती, पर जैसा कि तू जानती है वे बहुत चंचल स्वभाव के हैं। मेरा जी ये सोचकर फटा जा रहा है कि अब तेरा क्या होगा। तू अब विवाह कर ले। करेलामुखी बोली, किससे करूं? मैंने अभी तक इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे विवाह भी करना है। एक आदमी ने मेरे मन को जीता है। नागफनी ने उत्सुकता से पूछा, वो भाग्यवान कौन है? करेलामुखी ने लजाते हुए कहा, राजकुमार के सखा श्रीमान मुफतलाल जी। ये सुनकर नागफनी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, सखी, वो आदमी मुझे भी बहुत पसंद है। यदि राजकुल में शादी करने की मजबूरी ना होती तो मैं उसी से शादी करना चाहती। तू अवश्य उससे शादी कर ले। करेलामुखी ने कहा, नहीं, अब नहीं करूंगी। यदि आपका मन भी उसके प्रति आकर्षित हो चुका है तो उससे शादी करना मेरे लिए खतरनाक है। जैसे तुम्हें राजकुमार के मन पर भरोसा नहीं है, वैसे ही मुझे तुम्हारे मन पर नहीं है। मैं उनसे शादी कर लूं और फिर तुम उन्हें हत्या लो तो मेरा क्या होगा? नागफनी ने करेलामुखी को बहुत समझाया कि मैंने तो यूं ही वो बात कह दी थी। उसने कहा, सखी, तू निश्चिंत रह। मुफतलाल जैसे दो कौड़ी के आदमी पर क्या मेरा मन आ सकता है? ना उसके पास धन है, ना सौंदर्य। उस जैसे निकम्मे आदमी से भला मैं प्रेम कर सकती हूं? ये उद्गार सुनकर करेलामुखी आश्वस्त हुई। उसने कहा, यदि वास्तव में तुम उनके बारे में ऐसा सोचती हो तो मैं उनसे शादी कर लूंगी। स्त्री निकृष्ट से निकृष्ट आदमी से भी शादी कर लेगी, पर श्रेष्ठतम पुरुष का भी दूसरी स्त्री से बंटवारा नहीं करेगी। हे राजकुमारी, तुम ससुराल जाकर उनका मन मेरी ओर फेरना। नागफनी ने उसे वचन दिया और दोनों सखियां फिर गले मिली। इतने में विवाह दफ्तर जाने का समय हो गया। नागफनी अपनी सखियों के साथ धीरे धीरे दफ्तर की ओर चली। उधर मुफतलाल ने भी अस्तभान को अच्छे कपड़े पहनाए और दोनों विवाह दफ्तर पहुंच गए। वहां अस्तभान की आंखें नागफनी से मिली तो दोनों सुध-बुध भूल गए। नागफनी हर्ष से मूर्छित हो गई। करेलामुखी ने उसके मुख पर पानी छिड़का, तब उसे होश आया। विवाह अधिकारी ने कागजों में खानापूरी की। उसने पहले नागफनी से दस्तखत कराए, इसके पश्चात अस्तभान के आगे कागज बढ़ाया। अस्तभान ने कलम हाथ में लिया, तभी मुफतलाल ने पीछे से उसके कान में कहा, पहले पैसे ले ले। अस्तभान मुख्य अमात्य की तरफ देखने लगा। मुख्य अमात्य ने कहा, कुमार, दस्तखत कीजिए ना। अस्तभान ने कहा, पहले 10 लाख का चेक दीजिए। मुख्य अमात्य ने कहा, हाँ हाँ, चेक तो हम देंगे ही। आपको जरा भी विश्वास नहीं? अस्तभान कलम को लिए खड़ा रहा। आखिर मुख्य अमात्य ने जेब से चेक निकालकर उसके हाथ में रख दिया। अस्तभान ने दस्तखत कर दिए। बाहर शहनाई बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी, नगर में जय जयकार होने लगा। सारे नगर में खुशी छा गई। सब लोग इस जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। समझदार कहते थे, जोड़ी ऐसी होती है, एक दूसरे के बिल्कुल योग्य हैं। इस शादी में दो घर बिगड़ने से बच गए। अगर दोनों की शादी परस्पर ना होकर अलग अलग होती तो दो घर बर्बाद होते। इस जोड़ी की बलिहारी है।
सब सुख से रहने लगे। अस्तभान और नागफनी अपने महल में सुखपूर्वक रहते। उनके विवाह के दिन दोनों राज्यों में हर साल उत्सव होता था। इस दिन प्रेमी प्रेमिका उपवास रखते थे और प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, जैसी नागफनी अस्तभान की जोड़ी जुड़ी वैसी हमारी भी जुड़े। मुफतलाल की शादी करेला मुखी से हो गई थी। वो कलेक्टर हो गया था। कई बार वो घूस खाने के मामले में फंस गया, पर इस कारण छोड़ दिया गया कि रानी साहिबा की सखी का पति है। राजा भयभीत सिंह सफेद बाल उखाड़ने से परेशान होकर अब बचे हुए काले बाल उखाड़ने लगे थे। गोवर्धन वृद्धावस्था और रोग के कारण उठ बैठ नहीं सकते थे। वे बहरे और गूंगे हो गए थे, पर अभी भी मुख्य अमात्य बने हुए थे। वे एम्बुलेंस में विधानमंडल जाते और इशारे से जवाब देते थे। भैया साहब रोज सवेरे गोवर्धन बाबू के बंगले पर हाजिरी देने पहुंचते थे। कुमार के प्रेम पत्र पहुंचाने वाला अफसर एकदम प्रिंसिपल बना दिया गया था। जिन पुलिस अफसरों ने जोगी प्रपंचगिरी को पकड़ा था, वे बर्खास्त कर दिए गए थे। जोगी प्रपंचगिरी अपने नगर की नगर पालिका के अध्यक्ष हो गए थे और नागरिक जीवन सुधार रहे थे। राजा निर्बल सिंह ये लोग छोड़ गए थे। उनके बेटों में गद्दी के लिए लड़ाई हुई, जिसमें आधे बेटे मारे गए। उस राज्य में अराजकता देखकर पड़ोसी राजा राखड़ सिंह ने शांति और सुरक्षा के लिए उस राज्य पर कब्जा कर लिया था। अस्तभान जिस विश्वविद्यालय से बीए में फेल हुआ था, उसने उसे ससम्मान ऑनरेरी डॉक्टरेट दे दी और स्वयं गौरवान्वित हुआ था। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।